हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स पे। दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटिंग रेशियोज। दोस्तों, चैप्टर का नंबर कुछ भी हो सकता है, पर चैप्टर का जो नाम है वो है अकाउंटिंग रेशियोज। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सारे रेशियोज जो आपके बुक में दिए हुए हैं। दोस्तों, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है। अब दूसरी एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारे फार्मूले कवर किए हैं और उन फार्मूलोज के साथ साथ कुछ इलस्ट्रेशन भी कवर किए हैं जो आपको उनको समझने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडवांस क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं। वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर में। तो हर बार की तरह पहले हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। दोस्तों, रेशियोज क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 8th 9th में, तो रेशियो में हम लोग 3:2, 2:1 ऐसे रेशियोज बनाते थे। ठीक है। तो अब हमको अकाउंट्स में वही रेशियो बनाना है। रेशियो में जनरली क्या होता है, हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो बन जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 करूं तो मेरा रेशियो बनेगा 3:1। तो वैसे हम रेशियोज बनाते हैं। अब अकाउंट्स में रेशियो कैसे कैसे बनाना है? देखो, अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ होती है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके रेशियोज निकालना हमको इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि इस चैप्टर के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में पहले दिया हुआ है रेशियो कैसे निकालना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 था, रिवेन्यू था 1,00,000। तो कैसे निकालेंगे? 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100, तो आ गया 10%। 10% आ गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमको निकालना है। अब देखो, उसके बाद दिया है ऑब्जेक्टिव क्या है रेशियो एनालिसिस करने का। ऑब्जेक्टिव क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि हमारे बिजनेस में कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे पता चलेंगे? जब हम रेशियोज निकालेंगे 2 साल के रेशियो को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तब हमको समझ आएगा कि कौन से एरिया में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कौन से ऐसे पोटेंशियल एरिया है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, हम और डीपर एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी लेवल कितना है, इसको बढ़ाया कैसे जाए, ये भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं रेशियोज निकाल के। To provide information for making cross-sectional analysis by comparing the performance with the best industry standards। हम रेशियोज निकाल के अपने रेशियो को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जब हम अपने रेशियोज को कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो इसीलिए भी रेशियोज को निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद प्रोजेक्शन करने के लिए या फ्यूचर एस्टिमेट करने के लिए भी हम रेशियो निकालते हैं कि हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। एडवांटेजेस में क्या है? सबसे पहले हम डिसीजन का एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये हमको पता चलेगा अकाउंटिंग रेशियोज से। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंप्लीफाई कर देता है। अगर मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूं जिसमें सेल्स सब कुछ लिखा हो और मैं आपको एक सेट पूरे रेशियोज कैलकुलेट करके दूं, तो आप इजी डिसीजन किस में ले पाओगे? रेशियोज में, क्योंकि रेशियोज में सीधा सीधा आपको दिया हुआ है कि मेरी ग्रोथ कितने परसेंट हो गई, 25% हुई कि 20% हुई, सीधा सीधा निकाल के दिया हुआ है। पर अगर आपको मैं अकाउंटिंग पूरा दे दूंगा तो आपको रेशियोज खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसीलिए कॉम्प्लेक्स फिगर को हम लोग सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं रेशियोज में। इसके अलावा मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया, कंपैरेटिव एनालिसिस में भी काम आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, जो भी प्रॉब्लम एरियाज है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी और कंपनी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं मार्केट में, इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कंपेरिजन्स कर सकते हैं रेशियोज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशियोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट पिछले सालों में कितना बढ़ा, हमारी लिक्विडिटी कितनी बढ़ी, हमारा प्रॉफिट दूसरे बिजनेस के कंपेयर में कितना है। अगर इंडस्ट्री का प्रॉफिट 50 लाख है तो मेरा 60 लाख है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है सबसे पहला लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अगर हमारा अकाउंटिंग डाटा गलत बना होगा तो हमारा रेशियो गलत ही निकलेगा, ये हो गया हमारा पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन प्राइस लेवल चेंज। हो सकता है मेरा सेल्स इस बार एक कार का हुआ 10 लाख, उस कार की प्राइस अगले बार हो गई 12 लाख, पर मैंने सेल एक ही कार की थी, तो भी मेरा रेशियो तो बोलेगा ना कि आपका सेल्स बढ़ गया है, 10 लाख से 12 लाख हो गया, पर क्या वो असल में सेल्स बढ़ा है? नहीं, खाली प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पर प्राइस लेवल चेंज को रेशियो इग्नोर कर देता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है, खाली उसको फिगर से मतलब है, वो ये नहीं देखता कि आपकी सर्विस कैसा है, आप कैसे उसको रिपेयर करते हो, जो आपके प्रोडक्ट्स है वो अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो आप कैसे वारंटी गारंटी कवर करते हो, ये सारी चीज़ें रेशियो नहीं देखता, ठीक है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया तो आपका रेशियो भी चेंज हो गया, अगर आपका इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट चेंज हो गया तो भी आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर भी रेशियो डिपेंड करता है। उसके बाद फोरकास्ट, हम लोग पास्ट को देखकर फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आएगा कि ये रेशियो फ्यूचर में कैसे चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो यहाँ पर मेरा थ्योरी पार्ट जो है वो मैंने कवर कर लिया। अब हम आते हैं असली मज़े में। असली मज़ा कहाँ है? असली मज़ा है आपका रेशियो निकालने में। देखो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियो होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सब अलग अलग होते हैं, सबकी हेडिंग अलग अलग है, पर मैं आपको लाइन से ले चलता हूँ। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म में हमारे बिजनेस के पास कितना पैसा है। ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म में हमारे बिजनेस के पास कितना पैसा है और क्या उस पैसे से मेरा बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो यहाँ लिखा, लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। ये होता है लिक्विडिटी रेशियो। क्या हमको याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, हमको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं करंट रेशियो। क्या करंट रेशियो याद रखने की ज़रूरत है? जी हाँ, करंट रेशियो को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो बताता है कि हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कितना डिफरेंस है, ठीक है। अगर मेरा करंट लायबिलिटी 1 रुपये है तो मेरा करंट एसेट कितना रुपये है, ये बताता है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट यानी कि ऐसे एसेट जो कि शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, करंट लायबिलिटी यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में पे करनी पड़ेगी। इजी इजी। अब करंट एसेट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है मैं एक बार बता देता हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम, ये सारे आते हैं हमारे करंट एसेट में। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दोनों को निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, हमारा करंट रेशियो आ जाएगा। देखो, पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज क्या है? करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, एडवांस टैक्स करंट एसेट, कैश करंट एसेट, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। हमने अलग अलग कर लिया।
अब सिंपल है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है। तो करंट एसेट का टोटल कितना आएगा? 1,34,000 आएगा। तो 1,34,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हो गया 1,04,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.29 डिवाइडेड बाय 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.29:1। ये आ गया मेरा करंट रेशियो। सिंपल था। देखते हैं हमारा आंसर इसमें भी सेम आया है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्विक और लिक्विड रेशियो में। देखो इसमें भी क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो करंट रेशियो के जैसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। उसका फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, था कि नहीं बताओ? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पर यहाँ पर हमको करना है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर था करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यहाँ पर है आपका क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पहला सवाल, क्विक एसेट का मतलब क्या? क्विक एसेट का मतलब करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस अदर करंट एसेट, इसको बोलते हैं हम क्विक एसेट। करंट लायबिलिटी सेम रहेगा। क्विक एसेट यानी कि करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस अदर करंट एसेट। आइए देखते हैं। The quick asset are defined as those assets which are quickly convertible into cash. While calculating quick asset, we exclude the inventories at the end and other current assets such as prepaid expense, advance tax, etc. अदर करंट एसेट को छोड़ देना है और इन्वेंट्री को छोड़ देना है, यानी कि दोनों को माइनस कर देना है करंट एसेट से। ठीक है। Because of exclusion of non-liquid current asset, it is considered better than current ratio as a measure of liquidity position of the business. It is calculated to serve as a supplementary check on liquidity position of the business and is therefore known as acid test ratio. ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपको एग्जाम में बोलेगा एसिड टेस्ट रेशियो निकालो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब होता है क्विक और लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को ये इन्वेंट्री को नहीं लेना है क्विक रेशियो क्विक एसेट में, और एडवांस टैक्स को भी नहीं लेना है, दोनों को नहीं लेना है मेरे को क्विक एसेट में। तो मेरा कितना हो गया? ये दोनों चीज़ें आएगा। तो दोनों चीज़ें कितना हो गया? 80,000। 50 और 30 80,000। तो मेरा क्विक एसेट आ गया 80,000 और करंट लायबिलिटी मेरा सेम रहेगा। तो देखो ये आ गया मेरा 80,000 और मेरा करंट लायबिलिटी सेम है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया तो आ गया मेरा क्विक रेशियो। इजी फॉर्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट है। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आएंगे सॉल्वेंसी रेशियो में। अभी तक क्या चल रहा था? लिक्विडिटी रेशियो। अब आएंगे सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर के फंड को हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी कि क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर, दोनों इसी के अंदर में आएगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सारा आ जाएगा शेयर होल्डर फंड में। इजी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक, अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये हो गया पहला मेथड शेयर होल्डर फंड निकालने का। दूसरा मेथड क्या है कि आप नॉन करंट एसेट लो प्लस वर्किंग कैपिटल करो माइनस नॉन करंट लायबिलिटी करो तो भी आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। कैसे आएगा ये बहुत आपको
डीप में समझना पड़ेगा, ये रिवीजन क्लास है, मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता। तो आप बस इस फॉर्मूले को याद कर लो, नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये बना कहाँ से, ये बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वर्किंग कैपिटल यानी कि करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 7 में आते हैं। क्वेश्चन में बोलता है इलस्ट्रेशन 7 एबीसी लिमिटेड का डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। चलिए आते हैं, तो पहले लिखेंगे हमारा डेब्ट कितना है, फिर लिखेंगे हमारा इक्विटी कितना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरा डेब्ट है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मेरा डेब्ट है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मेरा डेब्ट है। तो मेरा टोटल कितना हो गया इसका 5 लाख। तो मेरा डेब्ट कितना हो गया 5 लाख। अब इक्विटी देखते हैं कितना है। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड, ये देखो हेडिंग मिली हुई है, कुछ नहीं करना है, तीनों का टोटल मार दो, 12 2 14 15 लाख। कितना 15 लाख, समझ आ गया। 15 और 5 15 लाख। तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे बनेगा 1:3, दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं, इजी। इतना बड़ा इलस्ट्रेशन है पर बहुत इजी है। अब आप लोग बोलोगे भैया हमारा तो आंसर ये आया नहीं, भैया हमारा तो ये आंसर आया नहीं, कैसे करें। हमारा तो ये आंसर आया नहीं, हमारा आंसर तो आया भाई, क्या आया 1:3, पर इनका आंसर आ रहा है 0.33:1। तो कैसे करें। अरे भाई साहब 1:3 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.33:1 ही आएगा, करके देख लो कैलकुलेटर में। पर आपको एग्ज़ाम में ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर 1:3 भी लिख के आते हो ना तो भी वो आपका सही होगा, ठीक है। ठीक है, आया कहाँ से ये 1:3, कहानी खत्म। 1:3 ये हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा रेशियो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यानी कि इसमें भी डेब्ट ऊपर रहेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है वो, चाहे वो शेयर होल्डर ने लगाया हो या आउटसाइडर ने लगाया हो, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो या शेयर के फॉर्म में हो, दोनों को इंक्लूड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है, अब अगर मैं देखूं इलस्ट्रेशन 7, तो मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट तो सेम है, मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट तो यही रहेगा, मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट तो यही रहेगा। ठीक है, पर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल पैसा जितना लगा है, तो टोटल पैसा मेरा कितना लगा बताओ। ये पूरा आ जाएगा एक साथ, ये पूरा एक साथ आ जाएगा, इसको मैं बोलूँगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए देखो कितना आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। मेरा भी 20 लाख आ रहा है, 15 और 5 20, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 20 लाख। ठीक है, समझ आया आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। अब जो भी रेशियो निकालना है आप उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड डाल दो। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 20/100, तो आ जाएगा मेरा, ये देखो 0.25:1, या फिर इसको बोल सकते हैं आप 1:4। समझ आया। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कई बार क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं।
पहला तरीका तो ये है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड जो हमने अभी निकाला। दूसरा तरीका है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलो वो तरीका भी निकाल के देखते हैं। मेरा टोटल एसेट कितना है? 25 लाख दिख रहा है आपको, 25 लाख टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो 25 लाख माइनस 2 3 4 5 लाख तो कितना आ गया? 20 लाख। सेम आया ना, 20 लाख ही आया। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, इजी। अब जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, कई बार क्वेश्चन में देता है, कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है और आपको करंट लायबिलिटी भी नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालोगे? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, सिंपल। क्योंकि करंट लायबिलिटी नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे, तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो टोटल एसेट ही आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रॉपराइटरी रेशियो में। प्रॉपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं हमको पता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये भी हमको पता है। तो देखो, शेयर होल्डर्स फंड कितना था उस क्वेश्चन में और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? शेयर होल्डर फंड था 15 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड था 20 लाख। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो ये आ गया 3/4। तो इसको कर सकते हैं 3:4, इजी। ठीक, फिर आएगा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो यानी कि टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। इजी है ये भी, एसेट का टोटल ले लो और लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लो। अब आप लोग बोलोगे इतने सारे रेशियो याद कैसे रखेंगे, इतने सारे रेशियो याद कैसे रखेंगे? मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन 9 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। देखो, अब आपको मैं फॉर्मूला याद करवाता हूँ। डेट इक्विटी रेशियो नाम से समझ आ रहा है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। पहला फॉर्मूला। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इजी है ये भी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टोटल एसेट टू डेट। प्रॉपराइटरी रेशियो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपराइटरी रेशियो के नाम से आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या रेशियो है। पर ये देखो, प्रॉपराइटरी ये यानी कि प्रॉपराइटर कौन है? शेयर होल्डर। तो हमको ये देखना है टोटल कैपिटल में से शेयर होल्डर का पैसा कितना है। ठीक है, प्रॉपराइटरी रेशियो यानी कि टोटल कैपिटल में से शेयर होल्डर का पैसा कितना है, तो शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सारे रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। अब पहले हम निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो। तो मेरा डेप्ट कितना है? ये है मेरा डेप्ट और ये है मेरा इक्विटी। तो डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख करूंगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। एक मिनट, डेप्ट अपॉन इक्विटी करना है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में ये सब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक बार और, डेट इक्विटी रेशियो। ये हो गया मेरा डेट, ये हो गया मेरा इक्विटी। ठीक है, डेट इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख आ गया मेरा डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा रेशियो बोला है टोटल एसेट टू डेप्ट। टोटल एसेट कितना है? 7 लाख और डेप्ट कितना है? 1,50,000। तो ये आ गया 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है, फिर क्या है?
प्रॉपर्टी रेशियो यानी कि शेयर होल्डर का पैसा कितना है टोटल पैसे में से। तो टोटल पैसा कितना हुआ, टोटल पैसा कितना हुआ 4 5 6, तो 6,50,000 टोटल हो गया। उसमें से शेयर होल्डर का कितना है 5 लाख। ठीक है, तो प्रॉपर्टी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट लिया है, पर यहाँ पर आप और करके लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यह जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000। 0.77:1। दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से बना सकते हो या फिर कोई भी एक फॉर्मूले से बना सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी रेशियो के बाद क्या बोला है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरा डेब्ट 1,50,000 है और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000 है। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 6,50,000, इजी इजी। ठीक है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है, वो मेरे इंटरेस्ट को कितने बार पे कर सकता है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो मेरे इंटरेस्ट को कितने बार पे कर सकता है, यानी कि मेरी कैपेबिलिटी कितने बार है अपने इंटरेस्ट को पे करने की, वो निकालता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पर जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो मेरे को लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, क्या लेना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो उसमें प्लस कर देंगे टैक्स, फिर जितना आएगा उसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, तो आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इजी। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा, ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले टैक्स प्लस होगा, फिर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आ जाएगा प्लस करेंगे इंटरेस्ट, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इजी है। और नीचे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है 60,000, तो मैं यहां पर 60,000 लिख दूं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टैक्स रेट है मेरा 40%। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे बड़ा तकलीफ कहाँ आता है पता है, टैक्स निकालने में। लोग क्या करते हैं, सीधा 60,000 लेते हैं और 60,000 का 40% निकाल देते हैं 24,000, पर गलत है। टैक्स ऐसे नहीं निकालना है। टैक्स कैसे निकालना है पता है, 60,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, यानी कि 100 माइनस 40, तो 60 इनटू टैक्स रेट, तो आ जाएगा आपका 40,000। टोटल हो गया 1 लाख, और 1 लाख में मैं इंटरेस्ट को प्लस कर दूंगा, तो 10 लाख का 15% कितना आएगा 1,50,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 2,50,000। इजी, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 60,000, टैक्स रेट 40%, मेरे को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं क्या करूँगा, नेट प्रॉफिट इंटू टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 माइनस टैक्स रेट, तो ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट कितना आ गया 1.5 लाख, तो दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरा आ गया 2,50,000। देखो वही 2,50,000 मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में निकाला था, वही 2,50,000 मैंने शॉर्टकट में निकाला था। कैसे निकाला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000
प्लस करेंगे टैक्स 40,000। अभी टैक्स कैसे आया था मेरा टैक्स आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट इनटू रेट। अगर आप ये फॉर्मूला निकालते हो तो आपका टैक्स डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, और फिर इस फॉर्मूले से आप बना सकते हो। दो फॉर्मूला है। देखो अकाउंटिंग रेशियो में आप कैसे भी बना सकते हो, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरा आंसर आ गया 2,50,000, इसका भी आंसर आ गया 2,50,000, पर हमारे दोनों का मेथड अलग अलग है। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। ईजी। ठीक, फिर करना क्या है, दोनों को डिवाइड करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो ये आ गया 1.67। ठीक है, अब आ गया एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि मेरा एवरेज इन्वेंट्री है ना, मेरा एवरेज जितना मैं सामान रखता हूँ, अगर वो मैं 1 रुपये का सामान रखता हूँ तो उसका कॉस्ट कितना लगता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं COGS भी बोल सकता हूँ। तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको मैं बोल सकता हूँ COGS। तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आ गया मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड दिया हुआ है, तो क्या मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ? हाँ, 18,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 8, 9, 10, 0, 1, 4, 20,000। तो ये आ गया मेरा एवरेज इन्वेंट्री। और मेरे को क्या निकालना है? COGS निकालना है। COGS कैसे निकालते हैं? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? मेरा ओपनिंग स्टॉक है 18,000 प्लस परचेज 46,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस और कैरिएज, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तो मेरा जाएगा COGS कितना आएगा? 60,000। कितना आएगा? 60,000। ठीक है, तो COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री यानी कि 60,000 डिवाइड बाय 20,000, तो आ गया मेरा 3। इजी। अब एक थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई है। क्या अलग करने की कोशिश की है मैं आपको बताता हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और एवरेज इन्वेंट्री। हमको चाहिए क्या? COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, और एवरेज इन्वेंट्री तो मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है? COGS नहीं है। COGS कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा सेल्स कितना है? 4 लाख, माइनस कर दूंगा मैं 10%, तो आ जाएगा मेरा 3,60,000। तो COGS आ गया 3,60,000 डिवाइडेड बाय 55,000 एवरेज इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 6.55। इजी। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल रेशियो में। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी कि जितना भी क्रेडिट सेल हुआ है उसको डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पहले तो टर्नओवर ले लो, पर टर्नओवर कौन सा लेना है? खाली क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट वाला टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दोनों आता है, डेटर भी आता है और बिल रिसीवेबल भी आता है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। डेटर बिल रिसीवेबल दोनों को लेना है, और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल करेंगे तो आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली अगर मैं ट्रेड पेबल करूं
तो मेरा रिवेन्यू की जगह परचेस आ जाएगा। देखो, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या है, सेम, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बस यहाँ पर क्रेडिटर्स आ गए और बिल्स पेबल आ गया, ठीक है। और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज लेस मंथ इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। इलस्ट्रेशन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। भाई साहब, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही मेरा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में देखो क्रेडिट सेल दिया हुआ है क्या, कहीं पर ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है पर कैश और क्रेडिट नहीं दिया है, तो हम इसी को पूरा क्रेडिट मान लेंगे, पूरा क्रेडिट मान लेंगे। तो आ गया 8,75,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी कि ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, पर क्वेश्चन में एक ही डेटर दिया हुआ है और एक ही बिल रिसीवेबल दिया हुआ है। क्या ओपनिंग दिया हुआ है, नहीं। ओपनिंग दिया हुआ है, नहीं। तो अगर ओपनिंग नहीं दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है तो हमको क्लोजिंग वाले को ही एवरेज मानना पड़ेगा। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, पर अगर ओपनिंग नहीं दिया है तो आपको क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, क्लोजिंग को पूरा ले लेना है। तो ये आ जाएगा 48,000 प्लस 59,000, ठीक है। तो आ गया मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये देखो, इजी इजी। अब निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला है 365 यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, अगर मंथ में निकालना है तो 12 कर लेना, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो ऊपर निकाले थे उसको डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये देखो, ये 8.81 यहाँ पर आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिए तो आ गया मेरा 45 डेज। वैसे ही हमको निकालना है पेबल, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में परचेज लेते हैं, क्रेडिट परचेज। क्या क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया है, नहीं, खाली परचेज दिया है, खाली परचेज दिया है, तो हम परचेज को क्रेडिट परचेज मानेंगे। तो ये आ जाएगा 4,20,000 क्रेडिट परचेज। फिर से एवरेज निकालना है, पर एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को प्लस कर देंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 90,000 प्लस 52,000, तो ये देखो, ये आ गया आपका 2.96, ईजी। अब एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, तो इसको 365 डिवाइड बाय कर दो, ये देखो वही किया है, तो आ गया 123 डेज। दोस्तों है इजी, पर आपको 2-3 बार इस सीट को डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, और अगर अभी तक आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, प्लीज़। आगे अब आ गए नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, पहले तो समझ आ रहा है, यहाँ टर्नओवर लिखा है तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इजी। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यानी कि टर्नओवर डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यानी कि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब तीनों में सेल्स ऊपर है, तीनों में सेल्स ऊपर है, ध्यान देना, तीनों में सेल्स ऊपर है, और नीचे क्या है जो क्वेश्चन में है वो, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला याद रखना इजी है, सेल्स ऊपर लेना है हमेशा, और कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल को नीचे लेना है, ठीक। फिर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन इनटू 100। ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
सेल्स इंटू 100, इजी। अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन में आते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 16-17, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है भाई साहब, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। सबसे पहले सेल्स कितना है मेरा, ये देखो सेल्स यहाँ पे मिलेगा 25 और 75, कितना हो गया? 1 लाख। सेल्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते हैं। जिसको फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूले से निकालेगा, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है, एक साइड रहता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक और एक साइड रहता है ओपनिंग स्टॉक, परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे ही बनता है। तो मैंने उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरा सेल्स कितना है बताओ? मेरा सेल्स कितना है? 1 लाख। क्या मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में? नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि मेरा ओपनिंग जो था वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू क्लोजिंग। डिक्रीज हो गया ना, इन्वेंट्री कम हो गया, इन्वेंट्री कम हो गया। तो जो 1 अप्रैल को इन्वेंट्री था उससे अभी 10,000 कम हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा इन्वेंट्री 10,000 था ओपनिंग में तो अभी 0 हो गया होगा। ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा है यानी कि मेरा इन्वेंट्री कम हो गया। तो इसका मतलब ये कि अगर मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 होगा तो अभी वो 10,000 से कम होकर 0 हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक 0 और ओपनिंग स्टॉक 10,000। परचेस 60 और 15 75,000। 2,000 डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। रिटर्न आउटवर्ड अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हमने रिटर्न दिया। हमने रिटर्न दिया यानी कि ये हो गया परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस कर देंगे। तो एक बात बताओ, मेरा परचेस 75,000 था, अब वो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 2 73,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया मेरा कैरियज इनवर्ड 2,000 और वेजेस 5,000। भैया एक डाउट है, इस सैलरीज क्यों नहीं आया? सैलरीज क्यों नहीं आया? क्योंकि सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए उसको यहाँ पर नहीं लिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 73 + 10 + 2 + 5 90 10,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10%। इजी है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन। ठीक, तो देखो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10%। ठीक है, यहाँ पर एक 0 और लगा देना। अब आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो। यानी कि सबसे पहले COGS लेंगे, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 करेंगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना बचा वो डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यानी कि अगर हम लोग 1 रुपये कैपिटल लगाए तो हम लोग कितना पैसा कमाएं, हम लोग 1 रुपये कैपिटल लगाए तो हम लोग कितना पैसा कमाएं, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, इजी, ठीक है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू 100। देखो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है और दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड में लिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड में लिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, पर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में लिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा और शेयर होल्डर्स फंड भी आएगा, दोनों आएगा, और यहां पर खाली शेयर होल्डर्स फंड ही आएगा। दोनों फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। अर्निंग पर शेयर, देखो नाम से समझ आ रहा है, जितना अर्निंग होगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना है ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस कर देना है भाई, उसके बाद आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। फिर आएगा बुक वैल्यू पर शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, इजी। ये हो गए सारे रेशियोज कंप्लीट। अब आपको ले चलता हूँ एक इलस्ट्रेशन में जहाँ पर हमारा बहुत सारा रिवीजन होने वाला है, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे लास्ट इलस्ट्रेशन में, जो कि शेयर कैपिटल इक्विटी दिया हुआ है 4 लाख, प्रेफरेंस दिया हुआ है 1 लाख, जनरल रिजर्व दिया है 1,84,000, डिबेंचर दिया है 4 लाख, 10% है, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4 लाख का 10% 40,000, 4 लाख का 10% 40,000। फिर आएगा आपका करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख, फिक्स्ड एसेट 9,50,000, करंट एसेट 2,34,000, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर एंड पी रेशियो इफ मार्केट प्राइस 34, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000, टैक्स 50,000। सबसे पहले मैं लूँगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ गया मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1,50,000, प्लस कर दूंगा टैक्स 50,000, तो आ गया मेरा 2 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट, कितना था 40,000, तो मेरा आ जाएगा 2,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इजी इजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अब मेरा पहला सवाल, मेरे को क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जितना भी पैसा मैंने कमाया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था वो। ये देखो, ये रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों आता है, शेयर होल्डर्स फंड भी और लॉन्ग टर्म लोन भी, ठीक है।
तो मेरा ये आ गया 2,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और मेरा शेयर होल्डर्स फंड हो गया 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, मतलब 4, 5, 6 लाख, 6,84,000 हो गया शेयर होल्डर फंड, और लॉन्ग टर्म लोन हो गया 4 लाख। तो मेरा हो गया 4, 4, 8, 9, 10, 10,84,000 सबका टोटल हो गया। ये सबका टोटल आ जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10,84,000 इंटू 100। किसी को डाउट? ये आ गया मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर बोला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड के लिए मेरे को प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है मेरा? 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख में प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पैसा माइनस कर दूंगा। प्रीफरेंस होल्डर का कितना है? 1 लाख का 12%, 12,000, तो आ गया मेरा 1,38,000, 1,38,000। और डिवाइड किससे करना है इसको? 4, 5, 6, 6,84,000 से। देखो, पहले हम निकालेंगे शेयर होल्डर्स फंड 684। रिटर्न का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, वही फॉर्मूला है यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड 6,84,000 इंटू 100 आ गया मेरा 21.93%। फिर निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ 138। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालूंगा? ये देखो, ये 10 रुपये का एक शेयर, टोटल 4 लाख, तो टोटल 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000, तो आ गया मेरा 3.45। ये प्रीफरेंस डिविडेंड निकाला 12,000 का, और डिविडेंड को माइनस किया तो आ गया 138। ये सब तो मैं पहले ही कर चुका था, ठीक है। फिर निकालना है पी रेशियो यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में दिया है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमको अर्निंग पर शेयर पर हमने निकाल के रखा, ये रहा 3.45, तो उसे डिवाइड कर देंगे, इजी। तो 9.86 आ गया मेरा पीई रेशियो, ठीक है। फिर आएगा बुक वैल्यू पर शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 40,000 में पता चल गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी हमको पता है 5,84,000 डिवाइड बाय 40,000, 14.60। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में खाली इक्विटी का पैसा आएगा और जनरल रिजर्व आएगा, ये 2 चीज़ें आएंगी, प्रीफरेंस वाला नहीं आएगा, क्योंकि नाम क्या है इसका? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आ गया 14.60। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे रेशियोज़ के सारे फॉर्मूलेस और इलस्ट्रेशंस खत्म होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो भी एडवांस इलस्ट्रेशन है वो आपको करके जाना है। और अगर आपको ये वीडियो लगा हो, तो अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, तो लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे ऐसे वीडियोस मिले। और सारे चैप्टर जो है वो मैंने अपलोड कर दिए, आप देख सकते हो। और इसके अलावा कमेंट करिए, अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट का जवाब बिल्कुल दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।